गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि आयनिक साम्य, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आपको मेनली 5 चैप्टर्स पर फोकस करना है। सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। आपको आई थिंक पता ही होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन सेकेंड, जो अभी हाल ही में हमने चैप्टर फिनिश किया है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये एक ही यूनिट में दिए हुए थे बट दीज आर टू सेपरेट चैप्टर्स। तो ये आपके रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्य एवं आयनिक साम्य। इसके बाद जो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपने पढ़ा था, द्रव की अवस्थाएं, तथा उसमें हम लोगों ने गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा था यानी गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा था, एक वो चैप्टर रहेगा। एंड नाउ वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़नी है। जैसे आपको जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कार्बनिक यौगिकों के बारे में समझना है कि आखिर ये क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्या इनकी केमिस्ट्री होती है। एंड देन इसके बाद हमें इनकी नेमिंग के बारे में पढ़ना है, जिसे हम IUPAC नेमिंग कहते हैं। इनके नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे आइसोमेरिज्म तथा जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है यानी कि जो अभिक्रिया जो होती है आखिर उसकी क्या क्रियाविधि होती है, किस तरह से पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनसे बनने वाला उत्पाद किस बात पर निर्भर करता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इसके टॉपिक लिख दिए हैं मैंने। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हिंदी में जिन्हें कहते हैं कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक। तो हमारी केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत से प्रकार के सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं यानी कि रासायनिक पदार्थ हमारे आसपास उपस्थित होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने इन्हें इनके रिसोर्सेज के बिहाफ पर कि आखिर ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका क्या स्रोत है, इसके आधार पर इन्हें स्टार्टिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था हमारा मिनरल सब्सटेंस जो हमें खनिजों से प्राप्त होते थे पदार्थ। दूसरे वेजिटेबल सब्सटेंस यानी कि जो हमें सब्जियों से, पेड़ पौधों से, इनसे प्राप्त होते थे, जैसे रबर ले लीजिए आप, या एसिड वगैरह होते थे, या जूस होते थे, ये सारी चीज़ें, या शुगर वगैरह होती हैं। और कुछ हमें प्रोडक्ट मिलते थे एनिमल्स से, जैसे कि हार्मोन्स हैं, जेलेटिन्स हैं और हीमोग्लोबिन है। ये सब केमिकल सब्सटेंस होते थे जो एनिमल से मिलते थे। बट बाद में जब साइंटिस्ट ने और डिस्कवरी करी और हमारे इन केमिकल्स को क्लासिफाई करने का जो मेथड है वो चेंज हुआ, तो इन्हें बेसिकली 2 कैटेगरी में दोबारा से क्लासिफाई किया गया। और ये 2 कैटेगरी थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ। यानी कि जो सब्सटेंस हमें लिविंग थिंग्स से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, यानी कि जीवित वस्तुओं से मिलने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जो अजीवित वस्तुओं से हमें पदार्थ मिलते हैं, दो सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलेटेड जो स्टडी होती है, इन कार्बनिक पदार्थों से जुड़ी हुई जो स्टडी है, जो अध्ययन है, इसे ही कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना गया। और अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जो नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग थिंग्स से जो सब्सटेंस मिलते हैं उनकी जो स्टडी होती है, यानी अजीवित वस्तुओं से हमें जो पदार्थ मिलते हैं उनकी जो अध्ययन होता है, उनका जो अध्ययन होता है, उनकी जो शाखा होती है, उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वो कंपाउंड थे हमारे जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते थे। और जब इनकी डिटेल में स्टडी या डीप स्टडी करी गई, इनके बारे में अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब में 2 एटम जो हैं वो कॉमन है। और वो जो 2 एटम थे वो थे हमारे कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बाद में साइंटिस्ट ये कहने लगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं।
जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक कार्बनिक पदार्थ नहीं है, हालांकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बट ये हमें मिनरल्स से मिलता है यानी खनिजों से मिलने वाला पदार्थ है। तो ये नॉन लिविंग यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर आज हमसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड वी ऑब्टेन देम फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, वे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से हमें प्राप्त हुए, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए पदार्थ थे और हमें जीवित वस्तुओं से प्राप्त हुए, उन्हें हमने कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखा। और कुछ टाइम पीरियड तक, कुछ ईयर्स तक ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे ये हमें नेचुरली ही मिलते थे, यानी प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते थे, और हम इन्हें लैबोरेटरी में नहीं बना पाते थे, यानी कि प्रयोगशाला में हम इन्हें नहीं बना पाते थे। बट इन 1828 1828 डेट याद रखिएगा, 1828 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था होलर। ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक कार्बनिक यौगिक को लैबोरेटरी में बनाया, और ये जो कंपाउंड था इसका नाम पड़ा बाद में यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अमोनिया और साइनिक एसिड HOCN फॉर्मूला होता है, इन दोनों से रिएक्शन करके सबसे पहले अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड बनाया गया था, और इस अमोनियम साइनेट को जो हमने हीट किया था तो उसमें व्यवस्थीकरण हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, एटम्स ने बॉन्ड ब्रेक किए और नए बॉन्ड बने, और उनसे एक कंपाउंड बना जिसको बाद में नाम दिया गया यूरिया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय द साइंटिस्ट होलर इन 1828, यानी कि यूरिया जो था ये पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होलर ने 1828 में प्रयोगशाला में बनाया था, मैन मेड तरीके से, यानी कि इसको लेबोरेटरी में पूरी तरह से बनाया गया था, इसमें नेचुरली नहीं, मतलब हमें ये अकर हुआ था, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ था। बट इसके बाद जब ये एक सक्सेसफुल हमारे सामने इन्वेंशन आया, इसके बाद कई ऐसी मतलब इन्वेंशंस, कई ऐसे कंपाउंड जो हैं वो लेबोरेटरी में बनाना पॉसिबल हो गया, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जाके तो लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें नायलॉन, कपड़े पहनते हैं नायलॉन के, नायलॉन एक फैब्रिक है जो एक पॉलीमर है, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉलीथीन इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, प्लास्टिक पॉलीथीन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। मतलब आज के समय में अगर हम ये सोचें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना हम अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते हैं। स्टिक पैन, नॉन स्टिक पैन आते हैं जिनमें लेयर चढ़ी होती है, एक सब्सटेंस होता है इसका नाम होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसे अगर हम पैन वगैरह के ऊपर, तवे के ऊपर कोटिंग कर दें तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर उसको गर्म करेंगे तो वो हीट नहीं होता, वो मेल्ट नहीं होता है। तो ये सब जो है ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है देन है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ स्टेट मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, इनके वर्गीकरण की तरफ अगर हम बढ़ें, तो जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम थे नंबर में तब तो इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा नहीं होता था, बट जब ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए तो इन्हें क्लासिफाई किया गया, इन्हें वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों को दो श्रेणी में बांटा गया। एक ऐसे पदार्थ जो जिनमें जो कार्बन परमाणु है वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके लंबी और खुली श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, जो हम लोग क्लास 10th में या अभी जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था तो वहाँ पर कार्बन एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी थी, यानी श्रृंखलन का जो गुण था, या इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंट होता है। बार बार ही मैं रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कि कार्बन जो है वो कई सारे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स यानी कि लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बना सकता है। ये जो श्रृंखलाएं हैं ये खुली भी हो सकती हैं, ओपन भी हो सकती हैं, और क्लोज्ड भी हो सकती हैं। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इन्हें एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड कहा गया, यानी कि खुली श्रृंखला के यौगिक कहा गया, और जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं इन्हें बंद श्रृंखला के यौगिक की श्रेणी में रखा गया। तो कार्बनिक यौगिकों को सबसे पहले हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, एक खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिन्हें एलिफेटिक यौगिक कहा गया, और दूसरे हमारे क्लोज चेन कंपाउंड यानी कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इसके बाद जो ओपन चेन कंपाउंड्स थे इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो हमारे प्योर हाइड्रोकार्बन्स थे जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड थे। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
चार तरह के होते हैं। एक तो आपका एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है और एक एल्किल समूह यानी कि एल्किल ग्रुप होता है। एल्केन जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है, एल्काइन जिसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है और एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, ये हमें एल्केन से ही मिलता है। ये सब जो हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद दूसरे जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न है। या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव आखिर क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो मेन एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हें हटाकर, हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई और तत्व ले आए, कोई और एलिमेंट यूज कर लें, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन तो कहेंगे नहीं, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यानी ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है, उनके ये व्युत्पन्न है, उनसे इन्हें उत्पन्न किया गया है। तो ये दो पार्ट में इनको हम डिवाइड कर देते हैं और इनके बारे में डिटेल स्टडी हमें करनी है। इसके बाद जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं इन्हें दो पार्ट में दोबारा से डिवाइड किया गया। एक थे हमारे एरोमेटिक यौगिक जिन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, इसकी एक अलग अपनी ब्रांच है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और दूसरे हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, माने जो कंपाउंड क्लोज चेन तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, इनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती है, वे सारे के सारे एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक आखिर क्या होते हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी है? तो इसमें एक वर्ड छुपा है एरोमा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है क्योंकि हिंदी में एरोमेटिक को एरोमेटिक ही कहते हैं। यहाँ पर जो एरोमा वर्ड होता है इसका मतलब होता है खुशबू, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में क्लोज चेन ऐसे कंपाउंड्स यानी कि बंद श्रृंखला वाले ऐसे यौगिक जिनमें अपनी एक स्पेशल ऑर्डर होती है, खुशबू होती है, जिससे उन्हें पहचाना जाता है, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है यानी कि एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ते समय जानेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिर दो तरह के कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे समचक्रीय और विषम चक्रीय इनको हिंदी में कहते हैं। समचक्रीय यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें जो क्लोज चेन है इसमें सिर्फ कार्बन एटम ही मतलब कार्बन एटम मेन कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। बट हेट्रोसाइक्लिक में जो चेन क्लोज चेन बनती है, क्लोज चेन बनते समय जो कार्बन कार्बन है वो सिर्फ कार्बन से ना जुड़कर किसी अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनसे भी जुड़ सकता है, तो वहां पर विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक बनते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है ना। फिर होमोसाइक्लिक में ये दो तरह के होते हैं, बेंजेनॉइड और एक नॉन बेंजेनॉइड। होमोसाइक्लिक में या एरोमेटिक कंपाउंड का जो सबसे बेसिक कंपाउंड है वो बेंजीन है। इस तरह से C6H6 ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो होमोसाइक्लिक हैं उनमें जिन कंपाउंड्स में बेंजीन की रिंग पाई जाती है, ये वाली रिंग जो पाई जाती है उनको बेंजेनॉइड यौगिक कहा जाता है, और जिनमें ये रिंग नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। और दूसरी तरफ जो एलिसाइक्लिक हैं, जो चक्रीय यौगिक तो हैं, ये चक्रीय तो हैं लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये दो तरह के होकर खत्म हो जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और ये जो क्लासिफिकेशन आपने देखा, जो वर्गीकरण देखा, ये इस बिहाफ पर था कि आपके जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे से आखिर किस तरह से अटैच्ड हैं। अब मैं आपको इन सब का एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। डिटेल में क्लासिफिकेशन यहाँ किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले हमारा मेन जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है। मैंने बुक हिंदी मीडियम की नहीं यूज़ करी है, तो बच्चे परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ की हिंदी मीनिंग जो है वो बताता चलूँगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक है हमारे, इनको हमने सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया था, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ये देखिए यहाँ पर है ओपन चेन और एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जो अचक्रीय यौगिक है या खुली श्रृंखला वाले। साइक्लिक माने चक्रीय, एसाइक्लिक माने अचक्रीय। तो अचक्रीय या एसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है हमारे, उनमें हमने मेन रखा है किनको, हाइड्रोकार्बन को। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 तीन कार्बन, तीनों कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं,
और इसका नाम यहाँ पर इन्होंने प्रोपेन पहले से ही बता दिया है। ये नेमिंग आप करना सीखेंगे जब IUPAC नेमिंग सीखेंगे। वहीं पर यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसकी नेमिंग बता दी है ब्यूटेन। और यहीं पर ये 1 2 3 4 कार्बन है, और इस कार्बन में देखो एक ये स्टेट चेंज आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या था, स्टेट चेन थी, लेकिन यहाँ पर स्टेट चेन के साथ एक छोटी सी ब्रांच लगा दी। जैसे पेड़ों में टहनियाँ शाखाएं होती हैं, वैसे यहाँ पर इस स्ट्रेट चेन में एक सीधी श्रृंखला में एक शाखित श्रृंखला, एक शाखा लगा दी, एक ब्रांच लगा दी। इसका नाम आइसोपेंटेन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे कुछ ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, कुछ अचक्रीय यौगिक हैं, क्योंकि इनमें देखिए खुली श्रृंखला है, कहीं पर भी इस तरह से साइकिल नहीं बन रही है। अगर आप नंबरिंग करें तो नंबरिंग जो है वो उसी कार्बन पर आकर रुक नहीं रही, 1 2 3 अलग है। जबकि साइकिल में क्या होता है, जैसे फॉर सपोज इस तरह से हम एक साइकिल बना दें, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 1 2 3 4 और जाएंगे आगे तो फिर पहले कार्बन पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे चक्रीय यौगिक होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, बट यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो ओपन चेन कंपाउंड थे उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। वो कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, यहाँ बताया नहीं गया, मैं बता देता हूँ आपको। क्लास 10th में पढ़ाया गया था। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। तो जिनमें कार्बन कार्बन जो है एक दूसरे से सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़ा होता है। कार्बन जो है वो 3 तरह के बंध बना सकता है, एकल बंध बना सकता है, कार्बन द्विबंध बना सकता है, कार्बन जो है वो त्रिबंध बना सकता है। कार्बन लेकिन 4 बंध नहीं बना सकता। इसका कारण समझिए क्यों। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके 72 कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मैंने कार्बन रखा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो कार्बन जो है अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग मतलब परमाणुओं के साथ भी साझा कर सकता है। तो उस कंडीशन में ये सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हो सकता है कार्बन जो है किसी एक एटम के साथ अपने दो दो बॉन्ड, जैसे मान लो 2 कार्बन एटम है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, तो ये दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लें। तो उस कंडीशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। हो सकता है दोनों अपना अष्टक पूरा करने के लिए आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, तो उस कंडीशन में एक एक इलेक्ट्रॉन ये किसी और के साथ साझा करेंगे। बट अगर हम ये कहें कि 2 कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को जो है आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ 4 बॉन्ड बना लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब शेल्स में, उपकोशों में उपस्थित होते हैं। तो आप अब ये सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p2, यानी कि कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है। तो क्या हम 2 कार्बन परमाणुओं के दोनों उपकोश को, माने इधर इसका s भी आ जाए इधर इसका p भी आ जाए, और वही इस कार्बन के साथ है कि इसका s भी इधर ही हो इसका p भी इधर हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। और मान लो कि हमने जबरदस्ती ये पॉसिबल करा भी दिया, कुछ करके हमने फोर्स लगा करके हमने इसके चारों इलेक्ट्रॉन इस तरफ और इसके चारों इलेक्ट्रॉन इधर एक साथ हमने रख दिए, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण इतना बढ़ जाएगा, इनके बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा इनका रिपल्शन फोर्स इन बॉन्ड से बनने वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होता है, और वो इस बॉन्ड को तुरंत बनते ही क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो जब किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा जिसको तोड़ने से पूरा मॉलिक्यूल ही अलग हो जाए, तो ऐसे को हम कहते हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त। संतृप्त यानी सैचुरेटेड का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि अभी कार्बन जो है वो सैचुरेट हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, तृप्त हो चुका है, इसकी बंध की पूर्ति हो चुकी है। ये अधिकतम 4 बंध बना सकता था, इसने अपने चारों बंध बना लिए हैं। अब इसमें हम कोई नया परमाणु यानी न्यू एटम नहीं जोड़ सकते।
जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, ये इनमें कार्बन कार्बन जो है या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम इन दोनों बॉन्ड में से अभी भी एक बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में जैसे मान लो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए थे तो दो बॉन्ड ये किसी और परमाणु के साथ बनाएगा। बट हम चाहें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में बने डबल बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ दें तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ये इसके पास वापस आ जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब ये क्या कर सकता है, किसी के साथ एक नया बंध बना सकता है, यानी कि ये दो कार्बन जो हैं जब डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये किसी नए एटम के साथ जुड़ सकते हैं बिना अपना संपूर्ण बंध तोड़े, पूरा बॉन्ड तोड़े बिना ये भी दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी इनकी तृप्ति नहीं हुई है, अभी ये सैचुरेट नहीं हुए। ठीक इसी तरह से जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसका मतलब इसने तीन तीन इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझा कर लिए, बट एक इलेक्ट्रॉन या किसी अन्य परमाणु के साथ साझा कर रहा है, किसी और एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। और यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेंगे तो एक नया बॉन्ड बनाएंगे, और अगर ये अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ देंगे तो ये दूसरा नया बॉन्ड बनाएंगे। और उस कंडीशन में भी इनके पास अभी भी एक जो बॉन्ड है वो बना रहेगा, एक बंध बना रहेगा। तो ये भी यहाँ पर अभी पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं हुए, संतृप्त नहीं हुए। अगर इनके बीच में क्या पाया जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये दोनों कार्बन अभी भी दो नए बॉन्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। तो ऐसे जो कार्बन एटम होते हैं इनको अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त कार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध होगा, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध बनता है। और इस कंडीशन में ये जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं इनको नाम दिया गया एल्केन का। क्या नाम दिया गया, एल्केन का, जिनका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिए। एल्केन इनको हिंदी में भी कहते हैं, और इनका जो सूत्र रहता है CnH2n+2 रहता है, जहां पर n जो है वो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है यानी कि कार्बन की संख्या। वहीं पर जो अनसैचुरेटेड हैं ये दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन है और एक एल्काइन। जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं वो एल्कीन कहलाता है, और जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो एल्काइन कहलाता है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। नीचे इनके एक एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे हम कार्बन की जगह पर 1 रखें, n की जगह पर 1 रखें, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखने पर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, CH4, दैट इज मीथेन होती है, ये पहला एल्केन होता है। लेकिन अगर आपको एल्कीन बनानी है तो आप एल्कीन में n की जगह 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एल्कीन वो होती है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो इसके लिए कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पर जो सीरीज जो श्रेणी प्रारंभ होती है वो C2 से होती है। अब n की जगह 2 रखेंगे, 2n इसका फॉर्मूला H2n का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 2 2 4, तो पहला जो इसका मॉलिक्यूल बनेगा वो C2H4 है। इसका नाम इथीन होता है। एसिटिलीन भी, एसिटिलीन नाम से भी जानते थे इसको। और फिर इसके बाद आता है हमारा C ट्रिपल बॉन्ड, C एल्काइन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। यहाँ भी कंडीशन वही है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 2, क्योंकि तभी इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने n की जगह पर जब 2 रखा तो ये फॉर्मूला बन के आया C2H2। क्योंकि 2n-2 करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 -2, तो 2 वैल्यू आती है। तो पहला इसका मॉलिक्यूल भी क्या है, C2H2। एंड सॉरी, एसिटिलीन C2H4 को नहीं कहते हैं, C2H4 इथीन ही रहती है। इसे हम कहते हैं इथाइन। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको इथाइन कहते हैं, या फिर इसे हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये अभी हमारे सिर्फ हाइड्रोकार्बन चल रहे हैं। और चौथा हाइड्रोकार्बन था एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह। एल्किल समूह को हम हमारी केमिस्ट्री में R से निरूपित करते हैं, R से डिनोट करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस तरह से कार्बन से अगर R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एल्किल समूह लगा है। अब ये एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह जो है वो एल्केन से बनाए जाते हैं, यानी कि एल्केन में कार्बन जो है वो हर तरफ हाइड्रोजन से, सिंगल बॉन्ड से इधर हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और इधर मान लीजिए अगर कोई कार्बन है तो ये भी इधर हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो ये हमारे एल्केन बन रहे हैं, ठीक है। अब
एल्केन जो भी है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, किसी भी एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो उस कार्बन का, जिस कार्बन से उस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, उस कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एंड जो फॉर्मूला बनेगा उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, देखिए CnH2n +2 एल्केन का होता है, +2 किसका होता है, एल्केन का, बट हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1। अब यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो H जो है 3 हो जाएगा, तो ये CH3 होगा, बट एक कार्बन का एक बॉन्ड क्या होगा, खाली। ये हमारा एल्किल ग्रुप है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह से किया जाता है। अगर 2 कार्बन का बनाएंगे तो C2H5, क्योंकि C2H6 तो इथेन होगा और उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो C2H5 बना एक खाली बॉन्ड के साथ, तो ये मेथिल ग्रुप होता है, ये एथिल ग्रुप। तो ये हमारा चौथा हमारा हाइड्रोकार्बन है जो कि है हमारा एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह। इसके बाद जो है हमारे आते हैं हाइड्रोकार्बन के बाद हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं, जिनमें हम कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों को हटाते जाएंगे और इनकी जगह पर नए नए एलिमेंट्स लगाते जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं और फिर आज की क्लास को खत्म कर रहा हूं। जैसे CH4 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन में से हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह पर हमने क्लोरीन लगा दिया, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CH3Cl और इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। तो अब ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के लिए। बाकी क्लास में हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।